मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है सातवाहन वंश और इसके प्रथम शासक शातकर्णी प्रथम। जो वैसे तो इसका प्रथम शासक सुमित था, लेकिन प्रथम महान शासक शातकर्णी। हम जानते हैं कि मौर्य काल के पश्चात, यानी कि जब मौर्य काल कमजोर हो गया, पतनशील हो गया, तो अंतिम मौर्य शासक देवदत्त वंश की स्थापना किया थी। तो ये तो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। दक्कन में कर्ण वंश की स्थापना हुई थी और कर्ण के पश्चात वहां पर सातवाहन वंश की स्थापना। ये सातवाहन वंश को आंध्र के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें हम सातवाहन के नाम से जानते हैं। विद्वानों ने एक तारतम्यता बिठाया और इन्हें आंध्र सातवाहन वंश के नाम से पुकारा। सातवाहन वंश दक्कन के क्षेत्र में थी, लेकिन इनके पहले, काफी पहले, इस क्षेत्र की जो बसावट थी, सेटलमेंट था, वह किस तरह था ये हम पहले जानते हैं। इस समय के सेटलमेंट के शुरुआती दौर में थी, उसमें जो चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर, मिट्टी लेपित या मिट्टी के रंग में लेपित निर्भांडों का प्रयोग करते थे, तो चित्रित निर्भांड हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ पर लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था और एक मेगालिथिक कल्चर डेवलप हुआ, जिसे महासी संस्कृति कहते थे। लोहे के प्रयोग होने से खेती प्रारंभ हो गई और चूंकि नदियों का पानी की विशेष रूप से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दो नदियों की जल के द्वारा सिंचित होने के कारण से इस क्षेत्र में धान की पैदावार यानी चावल की पैदावार काफी बढ़ गई। तो इसलिए सेटलमेंट शुरू हुआ और सेटलमेंट के बाद नगरों का विकास हुआ और नगरों के विकास से समृद्धि आने लगी। फिर लेखन कला का विकास हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में समृद्धि आई, विकास हुआ और धीरे धीरे राजवंशों का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। अब प्रश्न उठता है कि सातवाहन जहाँ सेटलमेंट, सातवाहनों के बारे में विद्वानों का मानना है ये ब्राह्मण वंशी थी। नासिक अभिलेख में ऐसा विधि होता है इसके पढ़ने से कि इनके राजाओं ने विशेष रूप से गौतम प्रतिष्ठाद करनी में क्षत्रियों के मान मर्दन कर ब्राह्मण वंश के गौरव की स्थापना की। सेनाट और बूलर जैसे विद्वानों ने भी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। बीआर भंडारकर इन्हें ब्राह्मणेतर मानते हैं, यानी कि ये ब्राह्मणों से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे और कालांतर में नागवंश से भी इन्होंने जुड़ा। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी सातवाहनों को संभवतः मानते हैं कि ये नागवंश में जुड़ गए थे और इसलिए सातवाहन ब्राह्मण और नागवंशों का एक अच्छा सुंदर समन्वय होकर मिश्रित वंश बना था। अब प्रश्न उठता है ये कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इनका उद्भव हुआ था कहीं न कहीं। डॉक्टर सुखंकर महोदय का मानना है कि ये बेल्लारी जो कर्नाटका में है, ये बेल्लारी के पास रहने वाले थे और यही इनका उद्भव था। मिरासी महोदय इन्हें बरार का मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है ये महाराष्ट्र क्षेत्र के और विशेष रूप से ये
प्रतिष्ठान के आसपास के जो नासिक के 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन जो भी हो, इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों क्षेत्र से जुड़े हुए थे। क्योंकि प्रतिष्ठान से ओरिजिन का ज़्यादा हमें पुरातात्विक समर्थन मिलता है, क्योंकि नानाघाट अभिलेख में, जो कि नासिक से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सातकर्णी प्रथम के हमें अभिलेख मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं। इसी प्रकार कान या कृष्ण, जो उस वंश का दूसरा राजा है, उसका भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है उस राजा के। फिर सातकर्णी प्रथम के प्रपौत्री के भी अभिलेख हमें नानाघाट से मिलते हैं और प्रतिष्ठान के आसपास उनकी काफी प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहन महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से ही कहीं न कहीं, जो कालांतर में ये आंध्र क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया। सातवाहनों के संबंध महारथी या महारथी जो एक संपन्न वर्ग था, एक शासन से जुड़ा वर्ग था, उनके यहाँ इनके शादी विवाह हुए थे, इसलिए ये शक्तिशाली थे। अब इस वंश का पहला राजा के बारे में अगर हम जानते हैं तो पाते हैं कि इस वंश का पहला राजा सिमुक था। यह सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना किया, जिसे हम सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। हालांकि मौर्यों के पश्चात यहाँ पर करीब करीब 100 वर्ष का गैप रहा था इस वंश की स्थापना में। सिमुक ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया और हालांकि इनके शासन के बीच मतभेद है विद्वानों के बीच में, लेकिन ऐसा माना जाता है 60 ईस्वी पूर्व से लेकर 37 ईस्वी पूर्व तक इसने इस क्षेत्र में शासन किया। और नानाघाट के चित्रफलक से पता लगता है कि ये इस क्षेत्र में इसका शासन है। प्रोफेसर अजय मित्र शास्त्री जो मुद्रा शास्त्री, मशहूर मुद्रा शास्त्री है, उन्होंने सिमुक के 7 मुद्राओं का अध्ययन किया जो उन्हें प्राप्त हुए थे, और इसके आधार पर उनका मानना है कि क्या इस वंश का पहला राजा था और इसने इस क्षेत्र पर शासन किया। नानाघाट के अभिलेखों में सिमुक को सातवाहन कहा गया है, यानी कि सिमुक एक सातवाहन वंश राजा था और यह निसंदेह रूप से इस वंश का प्रथम राजा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कान्हा यानी कि कृष्ण, कान्हा यानी कि कृष्ण सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा। उसने कुल 18 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं इस वंश का सबसे प्रारंभिक सातवाहनों में सबसे प्रतापी शासक सातकर्णी के समय सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा। वह निसंदेह रूप से अपने चाचा के बाद बैठने के बाद पिता का असली उत्तराधिकारी बना। इसकी जो प्रारंभिक परेशानियां थी उसमें इसके ससुराल वालों को काफी मदद मिली। इसकी शादी त्रिनकवीरा की पुत्री जो महारथी की होती है, और ये महाराष्ट्र से इसका सहयोग मिला। इससे इसके प्रभाव में काफी वृद्धि हुई। क्योंकि मराठी के कुछ सिक्के मैसूर से मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कर्नाटक के उत्तरी भागों में ये मराठी हुआ करते थे, तो दक्षिण से इसको काफी सपोर्ट मिला। हालांकि मराठी के बारे में विद्वानों का बीच या मान्यता है ये सातवाहनों के सामंत के रूप में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नाम मात्र के सामंत थे। नायका के नानाघाट के अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है और इसके शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख में इसे कहा गया है सिमुक सातवाहन वंश वधम, यानी कि ये
सिमुक के द्वारा स्थापित सातवाहन वंश का वृद्धि करने वाला, विकास करने वाला शासक था। इसने पश्चिम मालवा इस क्षेत्र पर आगे बढ़कर विजय पाया। फिर अनूप क्षेत्र में जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा हमें पता है कि अमरकंटक से निकलती है, क्षमा कीजिएगा, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। एक बार क्षमा करें, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। तो इसने पहले नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उसने अपना अधिकार जमाया। तो पश्चिमी माला और पूर्वी मालवा दोनों पर इसका अधिकार हुआ। तत्पश्चात यह आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ करके विदर्भ क्षेत्र तक अपना विजय, अपना स्थापित करता है। और वहाँ पर हमें पता लगता है कि इसके एक सामंत के रूप में वशिष्ठी पुत्र आनंद ने सांची के तोरण पर नाम खुदवाता है, यानी कि इसके प्रभाव क्षेत्र को, सांची यानी विदर्भ क्षेत्र में इसके प्रभाव क्षेत्र को इंगित करता है। तो पूर्वी माला, पश्चिमी माला और नर्मदा घाटी के क्षेत्र पर अधिकार इसका हो चुका था और अब यह आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन इस कोंकण पर विजय पाता है और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर विजय पाता है। तभी इसकी सीमा कलिंग क्षेत्र से मिलती है, कलिंग के अपनी दिशा से मिलती है। कलिंग का राजा खारवेल, खारवेल एक शक्तिशाली राजा था। कलिंग हाथी गुम्फा विलेख से पता लगता है कि कलिंग राजा खारवेल अपनी सेना को भेज करके वेणगंगा तक आक्रमण कर बैठता है। वह कर्णवेना नदी का जिक्र करता है, यानी ये निसंदेह रूप से कर्णवेना नदी जो वेणगंगा नदी होगी, जहाँ पर हम पाते हैं कि सातकर्णी प्रथम का शासन चला। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णी प्रथम के कड़े प्रतिरोध के कारण खारवेल की सेना वापस लौट गई और यह एक सुरक्षित रूप से अपने राज्य में शासन करने लगा। गुजरात के क्षेत्र में इसने अपना अधिकार जमाया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और कोंकण क्षेत्र में भी इसने अपना अधिकार जमाया और एक बड़े राज्य के रूप में अपना अधिकार कायम करने लगा। इसके पश्चात हम जानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसने ब्राह्मण धर्म का उद्धार किया और इसी क्रम में उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। पहला अश्वमेध यज्ञ इसने शासन के प्रारंभिक वर्षों में किया था और दूसरा यज्ञ अपने छोटे जीवन की शासन की अंतिम अवस्था में किया था। इस तथ्य का उजागर हमें उसकी पत्नी नागनिका के सिक्कों पर अंकित मुद्राओं पर इसे अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है और ने इन यज्ञों के पश्चात एक उपाधि धारण की थी जिसे हम कहते हैं क्षमा कीजिएगा, दक्षिणा पथपति, यानी कि दक्षिणा पथ की मालिक या अप्रतिहत चक्र, ये 2 उपाधियां इसने धारण की और दक्षिणापथ यानी कि दक्कन का क्षेत्र है उसका ये स्वामी बन गया और इसने अपने धर्म चक्र की तरह ही अपना एक शासन का चक्र चलाया और शासन काल, इसका काल समृद्धि और संपन्नता का काल माना जाता है और इसके काल में हम पाते हैं कि एक दक्कन ने एक विशाल राज्य की स्थापना की था और सुखी और समृद्ध था, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के विवरणों से भी पता लगता है कि इसके काल वाणिज्य और व्यापार समृद्धि पर था। उसके अध्ययन से पता लगता है कि सुपारा और कल्याण नामक 2 बंदरगाह इसके राज्य में थे और इससे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के माध्यम से हुआ करता था। मालवा से इसके 7 नामधारी सिक्कों से प्राप्ति से पता लगता है
कि मालवा जो व्यापारिक मार्ग पर था, मालवा समुद्र रास्ते पर जाता था, तो एक समुद्र रास्ते और मालवा का क्षेत्र में मध्य भारत और उत्तर भारत दोनों के मार्गों पे होते हुए दोनों क्षेत्रों को जोड़ करके जो व्यापार बढ़ा, इससे इसकी हमें संपन्नता का पता लगता है। कालांतर में देखते हैं कि सातवाहनों के सिक्कों पर नावों के मस्तूल का जिक्र मिलता है, यानी कि समुद्र मार्ग से उनका व्यापार होता था और इसके शासनकाल बहुत अल्प समय तक हुआ था, लेकिन इस अल्प समय के पश्चात भी इसने एक समृद्ध राज्य की स्थापना की, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया था, जिसकी नीति जल्दी हो गई थी। इसके दो पुत्र थे, वेदश्री और शक्तिश्री, जिसका संरक्षण इसकी पत्नी नमिका ने किया था। और ये भी हम जानते हैं कि वेदश्री की मृत्यु भी अल्प आयु में हो गई थी, तो शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में इसकी पत्नी नमिका जो मरे हुई थी, इसने इसके राज्य का देखभाल किया और एक संरक्षिका के रूप में आगे ही